कल फिर उनका जांच हुआ, जांच के बाद पता चला 0, यानी अल्कोहल 0% है, वो शराब नहीं पिए हुए थे। कैसे सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुल्लम खुल्ला झूठ बोल दिया कि हम अगले 5 साल में 50 लाख करोड़ का निवेश लाने की कोशिश करेंगे। आप बिहार की जनता को मूर्ख समझते हैं क्या? आप क्या समझते हैं बिहार की जनता को कुछ नहीं पता है? इन्होंने कहा था ना, करोड़ों की गर्लफ्रेंड, जो महिलाओं का रेट लगाता हो, जो मुजरे की बात करता है, जो कपड़े देख के पहचानते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री देश के कभी नहीं हुआ। तो इस गरिमामय पद पे तो वो जरूर बैठ गए हैं, लेकिन इस पद की गरिमा उनको नहीं पता है ना। तो देखिए, देश के प्रधानमंत्री को सिर्फ जुमले गढ़ने आते हैं, सिर्फ जुमले गढ़ने आते हैं। ये आ गया, हम जीत रहे हैं। अरे नहीं, आप जीत रहे हैं, ये हमारा रिकॉर्ड बताता है कि कभी भी आज तक आधी आबादी जो थी। नमस्कार, एजेंडा में आपका स्वागत है। बिहार में कौन सी लहर चल रही है कोई नहीं जानता, पर 1951 के बाद रिकॉर्ड मतदान ने एक्सपर्ट तक को चकरा दिया है। सामान्य तौर पर मतदान में इजाफे को सत्ता विरोधी लहर से जोड़ा जाता रहा है, लेकिन 8% महिलाओं के मतदान ग्राफ बढ़ने से हर कोई हिल गया है, क्योंकि आधी आबादी का वोट 20 सालों से सीएम नीतीश के पास ही जाता रहा है। इसी वोट बैंक ने बिहार के रिजल्ट का गणित तहस नहस कर दिया है। कौन जीत रहा है इसका दावा भले ही एनडीए और महागठबंधन कुछ भी कर लें, पर हकीकत का पर्दाफाश 14 नवंबर को ही होगा। बिहार में पहले चरण में लगभग 65% पोल हुआ है। चुनाव आयोग गदगद है और उत्साहित भी है और कह रहा है कि साफ तौर पर कह रहा है एसआईआर हर हाल में 12 राज्यों में होकर ही रहेगा। क्या बिहार में बदलाव होगा या पुरानी सत्ता लौटेगी, इसी पर हम एजेंडा में चर्चा करेंगे। चर्चा में पटना से कांग्रेस के प्रवक्ता चंद्रभूषण सिंह जी होंगे, हम के प्रवक्ता अनिल कुमार रजक जी होंगे और आरजेडी के प्रवक्ता आरजू खान साहब भी हमारे साथ होंगे। आप सभी मेहमानों का नमस्कार के साथ स्वागत है। आरजू जी और चंद्रभूषण जी थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं आने में, पहले एक रिपोर्ट देखिए। बिहार में पहले चरण का बड़ा जोरदार मतदान हुआ। इस मतदान में बिहार के मतदाताओं ने जमकर भाग लिया। मतदान का प्रतिशत भी इस बात की पुष्टि करता है। बिहार के मतदान के पहले फेज में 64.46% मतदान हुआ है। हालांकि कुछ जगह अभी भी मतदान जारी है। चुनाव आयोग ने शाम 7:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि छोटी मोटी नोकझोंक को छोड़ दें तो मतदान की प्रक्रिया अच्छे से हुई है। अभी भी कुछ जगह वोटिंग चल रही है और कुछ जगह हम लोग डाटा अपडेट कर रहे हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। तो 41,943 इतने का डाटा अपडेट हुआ है। इसके अनुसार 64.46% अभी मतदान का आंकड़ा है। ये अनंतिम है। अभी हम लोग 1 घंटे बाद जब फाइनल हो जाएगा प्रेस नोट जारी करेंगे तो उसमें सर कितना 64.46% है, जो अभी 45,341 में से 41,943 का अपडेट डाटा प्राप्त हुआ है। उसके हिसाब से बिहार के चुनाव आयुक्त ने बताया कि बिहार के किस वर्ग ने कैसे कैसे चुनाव में भागीदारी निभाई है। इस प्रथम चरण में जो टोटल मतदाताओं की संख्या थी वो 3,75,00,000 थी, जिसमें पुरुष लगभग 1,98,00,000 और महिला मतदाता 1,76,00,000 थे। और महिला मतदाताओं की भागीदारी इसमें बहुत अच्छी रही है। हम लोग यहाँ से भी लगातार वेबकास्टिंग जो कंट्रोल रूम है, कंट्रोलिंग कमांड सेंटर है, यहाँ से हम लोग देख रहे थे तो महिला मतदाताओं की भागीदारी बहुत अच्छी रही है। इसमें 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता हैं जो लगभग 2 लाख के आसपास थे। इसी के साथ बिहार पुलिस के एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के साथ हुई घटना का जिक्र किया और मतदान को अब तक का सबसे शांति वाला मतदान करार दिया। यहाँ हमारे माननीय डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को कि यहाँ सड़क खराब है, कीचड़ है, कीचड़ फेंकने की भी आरोप है। इसमें वाकई की नोकझोंक हुई है। तत्कालीन तुरंत मतलब डीएम एसपी वहां पहुंच करके माननीय विधायक जी को वहां से लेके निकले हैं। माननीय विधायक जी कम डिप्टी सीएम, शांतिपूर्ण बिल्कुल कहा जा सकता है मतदान। बिहार में पूर्व में
इतना शांति नहीं देखे हैं। और इसका ये फलस्वरूप है कि रात भर सघन गश्ती हुई है, चेकिंग हुई है। आपको बताएं तो पहले फेज में बिहार की 121 सीट पर मतदान हुआ। पहले चरण में कुल 1314 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी, खेसारी लाल, अनंत सिंह, ओसामा मैथिली ठाकुर समेत कई दिग्गज शामिल हैं, जिनके लिए करीब 45,341 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इन मतदान केंद्रों में करीब 4 लाख से ज्यादा मतदान कर्मी तैनात थे, जबकि नजर रखने के लिए करीब 65,481 पोलिंग एजेंट भी मौजूद थे। रजक साहब, एनडीए लौट रहा है क्या, या 10,000 का घूस ये जो विपक्ष आरोप लगा रहा है महिलाओं को दिया गया, वो काम कर गया क्या? रजक साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे लगता है कि जिस तरह की चीजें हो रही हैं, दावा तो सभी लोग कर रहे हैं, एनडीए भी कर रहा है और महागठबंधन भी कर रहा है, लेकिन बाजी कहां जाएगी, किसकी ओर झुकेगी, ये तो मुझे लगता है 14 नवंबर का इंतजार किया जाना चाहिए। कयास बहुत लग रहे हैं, बहुत प्रेडिक्शंस हैं, बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। आरजू साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है। चंद्रभूषण जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ, नमस्ते नमस्ते राजेश जी। नमस्कार नमस्कार। आरजू साहब, आप ही से शुरू करते हैं। जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, सत्ता बदल रही है या नीतीश लौट रहे हैं, आपका क्या प्रेडिक्शन है और आपका क्या आकलन है? मैं आरजेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाह रहा था जी। कहीं से आवाजें आ रही है, ग्राउंड से कहीं से आवाजें आ रही हैं जी। यही आरजू साहब, आवाज कट रही क्या? हाँ हाँ, आ रही है। नहीं, आवाज आ रही है आपकी। मैं कह रहा था कि देखिए हम लोग मैं सवाल आपको दोहरा देता हूं। आरजू साहब, मैं जानना चाह रहा था, 121 सीटों पर जिस तरह की पोलिंग हुई है, 65% मतदान 1951 के बाद बिहार की सरजमी पर हुआ है, इतना मैक्सिमम। क्या आपको लगता है सत्ता बदल रही है या नीतीश लौट रहे हैं? देखिए, हम लोग श्योर हैं कि बिहार प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि ये जो लड़ाई है ना, ये आप महागठबंधन वर्सेस जो है एनडीए समर्थित सरकार के बीच में मत देखिए। ये जनता का आक्रोश है और जनता खुद अपनी लड़ाई जो है वोट के हिसाब से लड़ रही है। बिहार प्रदेश में जनता ने खुद सत्ता पक्ष के ऊपर चढ़ाई कर दिया है। और हम ये बार बार इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा है और हमारे लिए, और जिस तरीके से आपने देखा कि आक्रोश है लोगों के बीच में सरकार सत्ता पक्ष के लोगों के खिलाफ, वो इस तरीके से है कि मैं आपको थोड़ा सा कुछ दिन में पीछे लेके जाना चाहूंगा और अभी भी मैं आज के भी वक्त में मैं आपके पास आ जाऊंगा। देखिए, होता क्या है ना कि हेल्थ मिनिस्टर है मंगल पांडे जी। आपने 20-25 दिन पहले देखा होगा कि बिहार की जनता उनको खदेड़ रही थी और वो किसी तरह जान बचा के भागते हैं, गाड़ी से अपनी जान बचाते हैं। बिहार की जनता उनसे सवाल थी कि जो आपने हमको अच्छे वादे किए थे, जो सपने दिखाए थे, उन सपनों को आपने चकनाचूर क्यों किया? फिर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, उनको भी बिहार की जनता खदेड़ रही थी, आपने उसको भी देखा। जीवेश मिश्रा को खदेड़ रही है, बचौल सिंह को खदेड़ रही है, संगीता कुमार को खदेड़ रही है, यहां तक कि आज के डिप्टी सीएम जो है विजय सिन्हा, उनको भी बिहार की जनता खदेड़ रही है। कल तक जो वो ओछी राजनीति कर रहे थे, जो हमारे एमएलसी थे, उनके खिलाफ ये शराब पी के आए। सबसे पहले तो उन्होंने अपने ऊपर खुद अपने सरकार के ऊपर एक सवाल उठा लिया कि बिहार सरकार में शराब बंद है और डिप्टी सीएम के सामने कैसे कोई आदमी शराब पी के खड़ा हो सकता है। तो उन्होंने तो अपने खुद गलती की पोल खोल दी। कल फिर उनका जांच हुआ, जांच के बाद पता चला 0, यानी अल्कोहल 0% है, वो शराब नहीं पिए हुए थे। एसपी को कहते हैं कि वो एसपी जो है ठीक नहीं है, कायर एसपी है, और मेरे गाड़ी के ऊपर हमला किया गया, गोबर फेंका गया। एसपी का तुरंत बयान आता है कि ऐसा कहीं कोई घटना नहीं हुआ है, सड़क खराब थी
और जनता का आक्रोश था, उनको गांव में घुसने नहीं दिया गया। वो जो कच्चे रास्ते थे, सड़क खराब थे, उसके धूल और गोबर जो टायर से लगे हुए हैं वो सनी हुई गाड़ी थी, उनके ऊपर कोई हमला नहीं हुआ। तो ये दर्शाता है अपने आप को कि विजय सिन्हा कल पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूम रहे थे, परेशान थे, लेकिन वहां की जनता ने फिर उनको खदेड़ दिया, गांव में प्रवेश नहीं करने दिया है। 20 दिन पहले और आज के भी वक्त में अगर आते हैं तो ये साफ पता चलता है कि बिहार की जनता तावा पर से रोटी को जलने नहीं देना चाहती है, तावा पर से रोटी को पलट देना चाहती है, और वो चीजें आप देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले, और मैं लेके जाता हूं 20 दिन पहले, राजद के कार्यालय को छोड़ दिया जाए बिहार प्रदेश में, या महागठबंधन के कार्यालयों को, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय छावनी में तब्दील था, बैरिकेडिंग किया गया था, पुलिस की छावनी बनी हुई थी। जनता दल यूनाइटेड के भी वजह क्या था कि जो पुराने जो रिटायर्ड ऑफिसर थे पूरे बिहार प्रदेश के, उनसे सवाल जवाब तलब करना चाहते थे, गर्दनी बाग बैठे थे। बिहार प्रदेश का युवा बैठा हुआ था, छात्र बैठा हुआ था, जिनकी बातें गर्दनी बाग में नहीं सुनी जा रही थी, उन सारे लोगों ने जाके भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय पे चढ़ाई कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि अपने कार्यालय को भाजपा के और जदयू के कार्यालय को छावनी में तब्दील करना पड़ा, पुलिस छावनी में। तो ये 100% बताता है इनके पास मुद्दे क्या थे। इनके पास मुद्दे थे रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तान, घुसपैठ, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। हमने कहा कि बिहार को चाहिए शांति, बिहार को चाहिए अशिक्षा से दूर करने के लिए शिक्षा, बिहार को पलायन बंद करना चाहिए, बिहार को चिकित्सा चाहिए, रोजगार चाहिए। नीति आयोग की जो रिपोर्ट कहती है, जो हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट कहती है, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है बिहार प्रदेश में निवेश नहीं है, वो निवेश चाहिए बिहारियों को। बिहार पर नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि बिहार में 95 लाख कुछ हजार लोग जो हैं जिनकी महीने की आमदनी 5,500 रुपए है, उस पे काम होना चाहिए। हम कह रहे थे बिहार के लोग हमारे साथ चलिए। नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आती है, कही जाती है महिलाएं सबसे ज्यादा इस देश में, कहीं किसी राज्य से सबसे ज्यादा अगर खून की कमी है, एनेमिक है, तो वो 63% बिहार की महिलाएं हैं। 63% बिहार की आपके पास आ रहा हूं थालियों से, अर्जुन जी अपनी पूरी बात कर थालियों से, उनके थालियों से फोलिक एसिड टैबलेट 50 पैसे 75 पैसे का किसने छीना? आखिर में उनको एनेमिक सबसे ज्यादा इस देश के राज्य की महिलाओं को किसने बनाया? अगर इस देश का बच्चा, जितने भी देश में राज्य हैं, उन सबसे ज्यादा अगर अंडरवेट पैदा होता है, कुछ कुपोषण का शिकार होता है, तो वो 20 साल की सरकार में है। सबसे ज्यादा अगर एनसीआरबी का डेटा बताता है कि पहले नंबर पे अपराध में उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पे बिहार है, तो आप बताइए कि कौन सा पैमाना है, कौन सा पैमाना है? और अपहरण में नंबर 1 पर है बिहार, अपहरण में नंबर 1 पर है, और जो अपराध है उसमें नंबर 2 पे है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। तो ये सारे मूल मुद्दे थे जिनको हमने कहा, उन चीजों को एश्योर किया कि आपको रोजगार दिया जाएगा, पलायन से मुक्ति मिलेगी, सिंचाई की बात करेंगे, कमाई की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे। और उन चीजों पे बिहार की जनता ने अपना हाथ उठाया और कहा कि हम आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव के चेहरे पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार की जनता सत्ता पक्ष से लड़ाई लड़ रही है, सत्ता के खिलाफ उसने मोर्चा खोल दिया है। ठीक बात है। अर्जुन जी, मैं आपके पास आता हूं दोबारा, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। मैं चाहूंगा कि आरजेडी का पक्ष बिल्कुल मजबूती से सामने आए, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ चीजें कही हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि क्या आप कट्टा, दुनाली, रंगदारी, अपहरण, बलात्कार ये सब चाहते हैं तो आप उधर वोट दे दीजिए। अगर ये इन सब चीजों से मुक्ति चाहते हैं, जंगल राज से मुक्ति चाहते हैं, आज उन्होंने स्पेसिफाई अपनी जुबान से कट्टा, दुनाली, रंगदारी, दुष्कर्म, अपहरण, इन सब चीजों का जिक्र किया है। आपको क्या लगता है कि वो पैनिक क्रिएट कर रहे हैं? क्या सेकंड फेज के चुनाव में जो चीजें दिख रही हैं उसको रोका जाए? मैं आपके पास आऊंगा, ये सवाल आप रखिए, मैं आपसे जवाब दूंगा। रजक साहब, आप पर तमाम सारे आरोप आरजू साहब ने लगाए हैं और आपकी सत्ता पर भी तमाम सारे आरोप लगाए हैं कि मुद्दों से भटक जाते हैं आप। केवल एक ही मुद्दे आपके सामने रह रहे हैं, बस कि महिलाओं को पैसे दे दिए जाएं, उससे उनका वोट ले लिया जाए। अनिल साहब। हाँ, देखिए राजेश जी, हमारा ये कहना है कि ये अपहरण और अशिक्षा और किडनैपिंग, ये सब सवाल उठा कौन रहे हैं? जिनके समय में हुआ करता था। आज का जो शांति की ये बात कर रहे हैं, आज शांति थी है या 15 साल पहले शांति थी? जी, पलायन की बात कर रहे हैं। इनको, इनके सरकार से त्रस्त होकर यहाँ से व्यवसायिक लोग और सारे लोग पलायन कर चुके।
जी। लालू प्रसाद यादव जी ने पूरे बिहार में लेबरों को ले जाने के लिए ट्रेन चलवाया और बिहार को एक लेबर का मशीन बना दिया था कि यहाँ से लेबर बाहर चले जाए। ये व्यवस्था इन्होंने किया था और इन्होंने ये सवाल उठा दिया। ये तो शायद वही वाली कहानी है कि अपने पर दाग लगा हुआ और दूसरे का दाग देख रहे हैं। हमारा आज का बिहार विकसित बिहार बनाने का है और उसी विकसित बिहार को बनाने की दिशा में हमारी बिहार की जनता ने देखा है हमारा क्या काम है। चाहे वो रोड मैप हो जी, चाहे वो रोड मैप हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे रोजगार का हो, सारी व्यवस्था नीतीश कुमार सुचारू रूप से इन 15 सालों में चलाया है और उसी की मजदूरी बिहार की जनता और आधी आबादी जो आप कहना चाह रहे हैं 8% पिछले साल का रिकॉर्ड टूटा है, ये हमारे काम का प्रतिफल है। और ये किस तरह की बात कर रहे हैं? इन्होंने तो कभी अपने शासनकाल में ये सब देखा नहीं था। जी ठीक बात है। मैं चंद्रभूषण जी आपसे ओपनिंग रिमार्क्स चाह रहा था। आज नड्डा जी ने बहुत सारी बातें कही हैं। वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने बड़ा हैमर किया है, आप पर भी हैमर किया है, आरजेडी पर कंपैरेटिवली कम हैमर किया है। और उन्होंने कहा कि इस मतदान के मौके पर हरियाणा का जो हाइड्रोजन बम निकाला गया वो फुस हो गया है, वो फूटा नहीं है। इस तरह की बातें की गई हैं। चंद्रभूषण जी मैं आपसे जानना चाह रहा था, क्या आरोप प्रत्यारोप और हमला इस तीखे तो अंदाज में होता रहेगा क्या? राजेश जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मुझे अपने डिबेट में बुलाने के लिए। देखिए, थैंक यू सर, थैंक यू। जहां तक बात है जेपी नड्डा का, नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की डिटेलिंग को देखिए। हमने साबित कर दिया है कि किस तरीके से ब्राजील की एक लड़की का जो है तरासा नाम की एक लड़की का यूज जो है 2 पोलिंग बूथ पे 22 बार यूज हुआ है उसका वोट करने के लिए। दुनिया दूसरा तो छोड़िए, खुद उस लड़की ने वीडियो बनाकर ये चीज प्रूफ कर दिया है कि मेरे फोटो का यूज इंडिया में लोगों को स्कैम करने के लिए किया जा रहा है। हम बार बार कह रहे हैं कि भाई आपके डुप्लीकेट वोट हैं। कल देखिए आप किस तरीके से फेसबुक पे ये सब चीज वायरल हो रहा था। बहुत सारा लोग, बीजेपी का नेता, प्रकोष्ठ का नेता और दूसरे अधिकारी सब हैं, वो सब दिल्ली में भी वोट किए हैं, कोई महाराष्ट्र में वोट किया। आज तो मैं एक महिला का देख रहा था, वो महाराष्ट्र चुनाव में वोट किया, वो बिहार चुनाव में वोट किया जी। और जब हमारे मीडिया के चेयरमैन ने जब कल उठा दिया राकेश सिन्हा पे, तो राकेश सिन्हा कहने लग गए कि हम तो अपना नाम दिल्ली वाला कटवा दिए, हम अपना नाम बिहार में जुड़वा दिए। ठीक है, एक वो घटना है। बाकी जो इतना सारा फोटो आ रहा है वो किसका है? देखिए, इलेक्शन कमीशन तो कोई पॉलिटिकल पार्टी था नहीं। इलेक्शन कमीशन से हम लोग का नाराजगी कब बढ़ा? जब SIR का मुद्दा शुरू हुआ और जब हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप जो 11 डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं बिहार के, तुम ये सबमिट करो। आधा बिहार के पास तो ये डॉक्यूमेंट ही नहीं है। आप जो है उसमें आधार ऐड करो, आप उसमें राशन कार्ड ऐड करो। बाद में इलेक्शन कमीशन को ये काम करना पड़ा, लेकिन वो कब किया? हर काम के लिए हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता था जी। हम बोले कि आप जो 65 लाख नाम काटे हैं, आप नाम बता दीजिए, आप नाम जो है जनता के सामने ला दीजिए। नहीं, नाम हम नहीं जारी करेंगे। फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए। फिर कहने का मतलब जिस तरीके से ये इलेक्शन कमीशन काम कर रहा था, हम तभी से तय थे। देखिए, उन्होंने जब कहा कि सबसे ज्यादा वोटिंग शाम 5 से 6 बजे के बीच, चुनाव के दिन तो वैसे भी छुट्टी होता है, चुनाव के दिन वैसे भी छुट्टी होता है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक वोटिंग जो है शाम 5 से 6 बजे के बीच है। हम कहे आप इलेक्ट्रॉनिक फुटेज दे दीजिए। वो बोले नहीं, 15 दिन के अंदर जो है फुटेज हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, 45 दिन के अंदर। अरे आज के टाइम में जब टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी है, जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप कर चुकी है, एक हार्ड ड्राइव में इतना सारा डेटा रखा जा सकता है। तुम कहते हो कि हम 45 दिन में हम सब सिर्फ और सिर्फ हम ये 100% श्योर है कि इलेक्शन कमीशन, जो नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव चोरी करने का करा। कल मैं टीवी डिबेट में था, वहां भी वो सब कह रहे थे कि सर आपको मैंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसमें भरोसा नहीं। अरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे भरोसा है, ये हम ही लोग का बनाया हुआ है। बात है कि उसमें बैठा हुआ भी अफसर ऐसा कौन सा गलती किया है और उसका कौन गलती बीजेपी पकड़ लिया है, ये हमको नहीं पता चल रहा है। ज्ञानेश कुमार का पता है कि उसका पूरा खानदान जो है वो यूपी माने उत्तर प्रदेश में कोई डीएम है तो कोई कुछ है। जाहिर सी बात है, वो जानते हैं कि अगर उनसे नाराज हो गया तो उनके खानदान को भी ये सब चीज भुगतना पड़ेगा। मेरा ये कहना है राजेश जी
जो लोग भी चुनाव में जाते हैं वो सालों के मेहनत के बाद एक तो टिकट पाते हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी में जब टिकट बढ़ रहा था, कई बार जब स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होती थी उसका भी मैं एक पार्ट होता, क्योंकि मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं। हम लोग देखे हैं 100 200 आवेदन लखीसराय में एक आदमी को टिकट मिलता है, 243 आवेदन टेकारी गया जी का, वो तो सीट ही हमारे पास नहीं आया। 157 आवेदन जहानाबाद। कहने का मतलब लोग अपना खून पसीना सालों का मेहनत ला के टिकट पाते हैं। जीत और हार तो ठीक है, चुनाव में जाने के बाद मिलता है। वहां ही अगर प्रोसेस इम्पार्शियल हो जाएगा तो आप उन कैंडिडेट को सोचिए जो इतने सालों के मेहनत के बाद भी टिकट पाकर वो इलेक्शन कमीशन ने गलती से हार जा रहे हैं। हम चुनाव जीत लड़े, अगर चुनाव सही तरीके से लड़ा जाए फिर हम चुनाव हारे, हम पूरे एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन भाई जो इलेक्शन बॉडी है जो चुनाव, अरे आपको इलेक्शन कमीशन को ये तो जो फॉर्मर सुप्रीम, ये जो चुनाव फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है एस.वाई. कुरैशी ने कहा था, आपको जो हम मांग रहे हैं कि हमको डिजिटल रोल दीजिए, आपको डिजिटल रोल देने में क्या है? अरे वो इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस ही तो है, वो इतना सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस भी है। वो तुम्हारा संपत्ति है, वो हमारा भी संपत्ति है। तुमको जो सैलरी मिल रहा है वो हमारे ही पैसे से सैलरी मिल रहा है। आपसे जब हम मांग रहे हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रोल दीजिए, आप हर चीज में ये नहीं देंगे वो नहीं देंगे। आप देखेंगे कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो फॉर्म 6 था, जो जिसमें पहली बार का जो वोटर रजिस्टर होता है, अब वो फॉर्म 6 भी वो नहीं दे रहा है। हम 100% श्योर हैं, और इसलिए नेता विपक्ष ने कल इलेक्शन कमीशन का भी फोटो लगाया। ये किस तरीके से गड़बड़ी हो रहा है। देखिए नरेंद्र मोदी की सरकार का हम स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग जानते हैं। मैं एक पॉलिटिकल एंटिटी हूं, मुझे भली भांति पता है। आपके पहले फेज के चुनाव में वोट चोरी हुई? देखिए चंद्रभूषण जी दुकानदार हैं राजेश जी, हमारे पास आपके पास आ रहा हूं, हमारे पास अपना वोटर लिस्ट है, बड़ी तादाद में लोगों ने वोट किया है। हम पूरी उम्मीद रखते हैं। कल प्रशांत किशोर ने भी एक बात कहा, मुझे उसमें भी थोड़ी सच्चाई लगती है कि बहुत सारे लोग जो हैं जो छठ आए थे वो अभी लौटे नहीं हैं, क्योंकि 7-8 दिन का फर्क था। मैं बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो सरकार 20 साल से बिहार में है, और आज भी जब भी कुछ गिनाइए तो जंगल राज रटने लगती है, जिसको अपना क्रेडिट गिनाने के लिए कुछ ही नहीं है। क्योंकि अपना क्रेडिट इसलिए नहीं गिना सकती क्योंकि 20 साल शासन में रहने के बाद भी बिहार में प्रति व्यक्ति आय 70,000 रुपया सालाना है, 5,000 रुपया महीना। 20 साल में आरजू जी बता रहे हैं, आप भी बता रहे थे। मैं चंद्रभूषण जी आपको रोकता हूं। आरजू जी, मैं प्राइम मिनिस्टर राजेश जी, मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। मुझे हम के प्रवक्ता से भी एक क्वेश्चन पूछना, वो बता दे। जब पिछले 6 साल में बिहार में केवल 1800 करोड़ का FDI आया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, खुद भारत सरकार कहां कर रहा है। जब पिछले 6 साल में बिहार में केवल 1800 करोड़ का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया प्रत्यक्ष रूप से, कैसे सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुल्लम खुल्ला झूठ बोल दिया कि हम अगले 5 साल में 50 लाख करोड़ का निवेश लाने की कोशिश करेंगे। आप बिहार की जनता को मूर्ख समझते हैं क्या? आप क्या समझते हैं बिहार की जनता को कुछ नहीं पता है? जब पिछले 6 साल में 1800 करोड़ का निवेश आया, और आपके घोषणा पत्र में भी है, मतलब अगर 1800 करोड़ रुपए आ रहा है, और कैसे 50 लाख करोड़ कैसे 50,000 करोड़ कैसे आ जाएगा, ये एक विषय है। मतलब बहुत राजेश जी, 50 लाख करोड़ 50,000 करोड़ की बात की गई फॉरेन, मैंने सुना है 50 लाख करोड़, मैं कह रहा हूं जी। हाँ, वो कैसे झूठ बोल रहे हैं ये अलग बात है। मैं रजत साहब के पास आपके पास आऊंगा। आरजू साहब, तमाम सारी बातें कही जा रही हैं। आप आज प्राइम मिनिस्टर ने अपने मुखारबिंद से कट्टा, दुनाली, अपहरण, तमाम सारी चीजें आज उन्होंने कही हैं। अब उनका अपना क्राइटेरिया है, वो चुनाव किस तरफ ले जाना चाहते हैं। आरजेडी क्या सोच रही है, एक। दूसरा, ये महिलाओं का वोट जिस तरह से ज्यादा गिरा है, आपको क्या लगता है? आपको डर लग रहा है या आप कॉन्फिडेंट हैं कि ये सब वोट आपके पास आ रहा है? देखिए, दोनों सवालों के मैं एक-एक करके जवाब देता हूं जी। सबसे पहले गरिमामयी पद पर बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री, लेकिन वो भूल जाते हैं, क्योंकि मैं कहता हूं कि वो सब सड़क से लोग आके उठ के चले आए हैं। इस देश के लोकतंत्र का मतलब एक बदकिस्मती है कि ऐसे लोग आज देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। आज तक आप किसी प्रधानमंत्री को कोट करके बता दीजिए जिसने कट्टे और कनपटी की बात कही हो, जिसने मंगलसूत्र की बात कही हो, जो महिलाओं का रेट लगाता हो। इन्होंने कहा था ना, करोड़ों की गर्लफ्रेंड, जो महिलाओं का रेट लगाता हो, जो मुजरे की बात करता है, जो कपड़े देख के पहचानते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री देश के कभी नहीं हुए। तो इस गरिमामय पद पर तो वो जरूर बैठ गए हैं,
लेकिन इस पद की गरिमा उनको नहीं पता है। और उनके पास दूसरा सबसे अहम चीज जो मैं बोलने जा रहा हूं, 20 सालों के शासन सत्ता में बिहार के और 11 सालों के शासन सत्ता के बाद भी जब उनके पास उपलब्धियां नहीं है तो वो जाएंगे कहां? वो इसी तरह दकियानूस बात करेंगे, लोगों को उलझाएंगे, झूठ बोलेंगे, भ्रम करेंगे। देश के प्रधानमंत्री ने ही कहा था ना, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटीज, 2 करोड़ हर साल रोजगार, स्विस बैंक से काला धन 15-15 लाख रुपए, पेट्रोल डीजल के दाम कम, गैस सिलेंडर के दाम कम, ये सारी चीजें तो जुमले हो गए ना। तो देखिए, देश के प्रधानमंत्री को सिर्फ जुमले गढ़ने आते हैं, सिर्फ जुमले गढ़ने आते हैं। तो जब उनके पास काम नहीं रह जाता है तो लोगों को ध्रुवीकरण करते हैं, वो कहानियां गढ़ते हैं, परसेप्शन क्रिएट करते हैं, जंगल राज। मैं कहता हूं कि 20 साल के शासन सत्ता आपकी है, 20 साल पहले जो बच्चा पैदा हुआ आज आपसे रोजगार मांग रहा है, तो आप तो रोजगार दे नहीं सकते हैं, तो आप उसको डराने की कोशिश आप करते हैं। बिहार का युवा बेरोजगार है, पलायन से वो का दंश झेल रहा है, बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, वो रोजगार चाहता है। आपके पास जवाब नहीं है तो आप इधर उधर की बातें करते हैं। दूसरी बात आपने महिलाओं की, महिलाएं जिस तरीके से इस शासन सत्ता के अंदर, जो एनसीआरबी के डेटा को मैं फिर कोट कर रहा हूं, 27,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं, जिसमें 70 साल की महिला के अलावा 7 साल की मासूम बच्ची भी है। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके गृह जिले से आई, नालंदा से एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, उसके पैरों में कीलें ठोकी गई और उसके बाद उसको खेत में फेंक दिया गया। आप अभी मैं गया की घटना बताता हूं, एक लड़की जाती है होमगार्ड का भर्ती देखने, वो बेहोश हो जाती है, धूप से गिर के उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसको होमगार्ड की भर्ती से उसको उपचार के लिए एम्बुलेंस मुहैया कराया जाता है कि गया में हॉस्पिटल के अंदर, सदर अस्पताल के अंदर भेजा जाए। जो उसके अंदर जो सरकारी एम्बुलेंस के जो 4 कर्मचारी रहते हैं उसके साथ, उस बच्ची के साथ दुष्कर्म करते हैं। जी जी। बिहार प्रदेश में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ जी। उस मंजू वर्मा के बेटे को आज भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने अपना टिकट दिया, जहां की जमीनें खोदी गई मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड होने के बाद, वहां से कंकाल निकले जमीनों से, उसके बाद भी आज तक अपराधी नहीं पकड़ा गया। बिहार प्रदेश में शराब बंद है, हजारों मां और पत्नियों के जो सुहाग हैं और जो मां के जो बच्चे हैं, वो 4,35,000 जो SC/ST वर्ग से आते हैं, उनका सिर्फ कसूर यह है कि वो बेरोजगार है, 500 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, वो जेल की सलाखों के पीछे है। उन मां और उन बहनों के और उन पतियों के पत्नियों का कौन जवाब देगा कि उनकी बेरोजगारी के जगह पे उनको अपने डिलीवरी बॉय बनाया। दूसरा मैं कहने जा रहा हूं, बिहार प्रदेश में शराब बंद है, हजारों लोगों की जानें चली गई हैं जहरीले शराब से, उनकी पत्नियां, उनके पति, उनकी पत्नियां और उनके बच्चे, उनकी माएं ये कह रही है कि एक ऐसा सरकार है कि बिहार में शराब बंद है, जहरीले गैस से हजारों लोगों की जानें चली गई और सैकड़े लोगों आंख की रोशनी, बस्तियां की बस्तियां जलाई गई हैं शराब माफियाओं के जरिए से, और शराब माफिया एक भी जेल की सलाखों के पीछे नहीं है। यह सवाल है बिहार की जनता के पास, बिहार प्रदेश की सरकार के ऊपर यह सवाल है, और यह सवाल बिहार की महिलाएं उठा रही हैं कि वो सुरक्षित नहीं है। मैंने हेल्थ आपको बताया, नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट बताई कि सबसे ज्यादा बिहार की महिलाएं पूरे देश में जितने राज्य हैं, सबसे ज्यादा एनीमिक है, खून की कमी है, खून की कमी से मर जाती हैं। और देखिए, ये शिक्षा की बात करते हैं, मैं कहता हूं इस देश में जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों में सबसे ज्यादा अगर हाई स्कूल जाते जाते बच्चा ड्रॉप आउट कर देता है या लड़कियां अपना बच्चा पढ़ाई छोड़ देती है तो वो बिहार राज्य है। यह आपके शासन सत्ता में हुआ है। बिहार प्रदेश में हर साल 12 से 13 लाख बच्चे इंटरमीडिएट का एग्जाम देते हैं और बिहार सरकार के पास सिर्फ 6 लाख सीटें ग्रेजुएशन करवाने के लिए। 6 से 7 लाख बच्चे या बच्चियां बिहार के दूसरे राज्यों में जाते हैं, अपनी शिक्षा के लिए पलायन करते हैं। ये बिहार सरकार का डेटा और भारत सरकार का डेटा है, हम झूठ नहीं बोलते हैं। हम 14 करोड़ बिहार की अस्मिता के लिए, उनकी संस्कृति बचाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि कट्टा, कटपटी, हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, लेकिन ये नहीं बताते कि इस देश के, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जो उनके हिस्सा हैं, वो मंदिर में मधुबनी में जाते हैं तो मंदिर क्यों धोना पड़ता है। लेकिन ये हिंदू मुसलमान की बात तो जरूर करते हैं।
समानता का अधिकार तो देते नहीं है, अपनी उपलब्धियां तो गिनाते नहीं है, तो उनके पास रह क्या जाता है? यही वेटलेस बातें करते हैं, इलेक्शन में ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं, धर्म को धंधे से, मतलब सियासत में, राजनीति में धर्म को जोड़ते हैं, धर्म का धंधा करते हैं और धर्म का अफीम, जहरीला अफीम बांटते हैं लोगों के अंदर और इस देश में नफरत का बीज बोते हैं। इनके अलावा एजेंडा कुछ नहीं। जब उसकी गद्दी लगता है कि खिसक रही है तो देश में हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगा देते हैं। ये वैसे अर्जुन साहब, सत्ता पक्ष का एक ये भी आरोप है कि तेजस्वी जी और तेज प्रताप सिंह जी में कुछ विवाद है, संवाद नहीं हो रहा है, एक दूसरे को लेकर एडवर्स कमेंट कर रहे हैं। हालांकि तेजस्वी जी ने अपने भाई को लेकर कोई कमेंट ज्यादा नहीं किया है, लेकिन तेज प्रताप जी ने बहुत कमेंट किए हैं। क्या आपको लगता है, उनका ये कहना है कि जहां घर ना सुरक्षित हो वो प्रदेश कैसे वो सुरक्षित कर पाएंगे? इस तरह की बातें तमाम सारे लोग कह रहे हैं, आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो है कि दोनों के अंदर ऐसी खटास तो दिखी नहीं, लेकिन इस देश का एक एक व्यक्ति पूछता है कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री यशोदाबेन को क्यों छोड़ दिए, बिना तलाक दिए। वो तीन पहिया पे आती हैं और इनके जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको भगा देते हैं। तो वो, उनको क्या पता है परिवार के बारे में, और वो हमसे क्या सवाल खड़ा कर रहे हैं? योगी जी हमसे सवाल खड़ा करेंगे। अब बताइए, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हम पे सवाल खड़ा करेंगे और वो भी पारिवारिक सवाल खड़ा करेंगे। हम भी तो कहते हैं कि इस देश को क्या पता होता कि उन्होंने शादी की थी और फिर यशोदाबेन को बिना तलाक दिए कैसे छोड़ दिया? ये सवाल है या नहीं है? बिहार की महिलाओं की बात करती हैं, लेकिन वो महिलाएं क्या महिला ज्यादा वृंदावन में बैठी हुई है, बिना तलाक दिए छोड़ दी गई हैं? क्या उनको फिर से उन विधवा महिलाओं को, या विधवा के अलावा जिनके पतियों ने अपनी पत्नियों को छोड़ दिया, इस लोकतंत्र के अंदर क्या दूसरी शादी करने की आजादी नहीं है? ये सवाल है। क्या ये कुप्रथा खत्म नहीं होना चाहिए? क्या उसको अपनी जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है? सवाल ये बनता है। अब एक चीज मैं, हिस्टोरिकल चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक हिस्टोरिकल चीज बताना चाहूंगा। देश आजाद हो गया था, देश आजाद हो गया था। पहले जो हमारे राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, जो बिहार से आते थे, और उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू थे देश के प्रधानमंत्री। जब उन्होंने कहा देश आजाद हो गया है, कि मैं चाहता हूं कि सोमनाथ के में मंदिर में कुछ और शिलान्यास अगल बगल में किया जाए, थोड़ा सा उसको और भव्य तरीका दिया जाए, तो पंडित नेहरू ने उनको मना किया और उन्होंने कहा कि आपका काम नहीं है, ये किसी मंदिर के मठाधीश का काम है, किसी मंदिर के पुजारी का काम है। अगर कोई मस्जिद बनाने की बात करता है तो वो मस्जिद के इमाम का काम है। अगर कोई चर्च बनाना चाहता है तो वो चर्च के पादरी का काम है। आप देश में लोकतंत्र में बैठे हैं, लोकतंत्र की गद्दी पे बैठे हैं, आपका काम है कि इस लोकतंत्र को मजबूत करें और सभी वर्गों को आप फायदा पहुंचाएं। न कि आप मंदिर का शिलान्यास करें, न मस्जिद का शिलान्यास करें, न किसी चर्च का शिलान्यास करें। यह है लोकतंत्र में हकीकत, और यही संवाद हम करना चाहते हैं कि जिसकी जहां जगह है उसको रहने दीजिए। अगर किसी धर्म का धर्मावलंबी है तो वो अपने धर्म को संभाल लेगा, लेकिन आप धर्म को सियासत में क्यों लेके आते हैं? आपकी क्या मंशा है? ठीक बात है। आरजू साहब, अनिल जी आप काउंटर करिए, क्योंकि आरजू साहब ने आप पर बहुत सारे सवाल उठाए हैं, क्योंकि आप सत्ता में एक प्रमुख दल हैं, आप सत्ता में भागीदार हैं, जो कुछ भी हो रहा है। और क्या प्रधानमंत्री जी ने आज जिस तरह से अपनी मुख से कट्टा, दुनाली, तमाम सारी बातें ऐसी कही हैं, मुझे लगता है कि शायद प्रधानमंत्री के ओहदे पर बैठकर थोड़ा नैरेटिव बदलता है, लोगों की सोच बदलती है। शब्दावली का इस्तेमाल मुझे लगता है सुसंकृत तरीके से किया जाना चाहिए। आज उसी जगह पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तमाम सारी बातें कही हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह की बातें नहीं इस्तेमाल की हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? और तमाम सवाल उठाए हैं आरजू साहब ने भी और चंद्रभूषण जी ने भी कि लोगों के पास स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा का अभाव है। 12 लाख स्टूडेंट होता है, 6 लाख आपके पास सीटें हैं। 6 लाख स्टूडेंट, ऑब्वियस सी बात है कि बिहार के प्रदेश से जाके वो पीजी और यूजी करता है। रजक साहब, देखिए राजेश जी, पता नहीं इन लोग कौन से चश्मे से देख रहे हैं और कौन सी से बात कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो व्यवहारिकता दिखती है, आदमी उसी अनुसार बात करता है। डेटा को पढ़ रहे हैं साहब, अरे भाई सुन तो लीजिए मेरी बात।
सुन तो लीजिए, आरजेडी के सरकार में, आरजेडी के सरकार कोई भी व्यक्ति यही सोच रखता है जो इनके लिए शब्द उपयोग किया गया है। आइए ना हमारे बिहार में वोट करने के बारे में, ये सब इनका विचार और व्यवस्था था। हमारा जो है सरकार विकास कर रही है और विकास से ये लोग इनमिनाए हुए हैं। अभी चंद्रभूषण जी का हमने सुना है, तो उनका ये बचपना तरीका से वो बात आता है, जब कोई विद्यार्थी अपने परीक्षा में फेल होने लगता है तभी वो कहता है कि भाई हमारा तो क्वेश्चन ये पढ़ा हुआ था, ये आ गया, हम जीत रहे हैं। अरे नहीं, आप जीत रहे हैं, ये हमारा रिकॉर्ड बताता है कि कभी भी आज तक आधी आबादी जो थी वो 8% बढ़ी है, वो पिछले कभी भी चुनाव में नहीं बढ़ी थी। और ये हमारा उपलब्धि है। आप कैसे करें कि जीत रहे हैं? जीत 14 तारीख को आपको दिख जाएगी। प्रदेश है भाई मेरे, आप मुगालते में हुए हैं, समझिए, तो वो मुगालते में ही रहिए, लेकिन बिहार की जनता विकास चाहती है और विकास नीतीश कुमार के एनडीए सरकार के सिवा और कोई नहीं कर सकता, ये बिहार की जनता ने बता दिया है। और आप लोग मुगालते में पड़े रहिए। ये भी विकास को ढूंढ रहा हूँ एकदम बिल्कुल। अरे ये सड़कें दिखाई नहीं दे रही है आपको क्या? ये हॉस्पिटल दिखाई नहीं दे रही है क्या? बिहार में कितनी हॉस्पिटल बने हैं, बिहार में कितनी सड़कें बनी है, वो आपके चश्मे से दिख नहीं रहे क्या? शिक्षा में सुधार हुआ है और भी भ्रष्टाचार करने का किसने ठेका दिया? भ्रष्टाचार क्या गलत प्रचार कर रहे हैं आप? ये दुष्प्रचार गलत प्रचार हो रही है क्या? आपको सड़कें नहीं है क्या? भ्रष्टाचार के भेंट नहीं चढ़ी क्या? वो पुलेगिरी किसने बनाया था क्या? आरजेडी सरकार ने बनाई थी क्या? 3 बार गिर चुकी है क्या? भ्रष्टाचार के भेंट नहीं चढ़ी? हमने चढ़ी। अरे मुद्दों की बात करिए साहब, मुद्दों का अकाल है तो हम मुद्दे देते हैं आपको। का अकाल है तो हम और कट्टे, वो भी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री के मुंह से। अरे जुमलेबाजी मत करिए, लफाजी मत करिए। बिहार की जनता पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, उसके बारे में बात करिए। है आपके पास कोई विजन उनसे बात करने का? आपके पास विजन ही नहीं है। इसीलिए हम लेकर आए हैं तेजस्वी प्रण। वो प्रण 14 करोड़ बिहारियों के लिए है। ठीक कह रहे हैं आप। चंद्रभूषण जी, आप आरजू के सहयोगी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। एक जो परसेप्शन बिल्ट किया गया, आरजू साहब भी इस बात पर सहमत होंगे और तमाम सारी रिपोर्ट्स भी आई हैं कि कांग्रेस के बीच में और आरजेडी के बीच में, वीआईपी के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था। अगर कोऑर्डिनेशन होता तो शायद और मजबूती से कल का चुनाव लड़ा जाता है। इस तरह की बातें कही गई हैं। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं समन्वय का अभाव था चंद्रभूषण जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा गया है। देखिए, जाहिर सी बात है, अलायंस की बात तो कोई 5 दिन पहले या 10 दिन पहले तो था नहीं। इतने दिनों से कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग चल रही थी, लोग मिल रहे थे। हम लोग यहाँ पे बूथ लेवल जी चंद्रभूषण जी, आपका नेट प्रॉब्लम कर रहा है। मैं आपको होल्ड कराता हूं। अनिल जी, बहुत सारे आरजू साहब तो तमाम सारे सवाल करके आपके पटल पर छोड़ के चले गए हैं। मुझे लगता है बीच से कट गए हैं वो। आप क्या कहना चाह रहे हैं? जिस तरह की चीजें उन्होंने कही हैं और जंगल राज आप बार बार याद दिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कल का जो वोटिंग का परसेंटेज इंक्रीज किया है 51, बिहार की धरती ने बहुत कुछ संदेश दे दिया है। 1951 के बाद जिस तरह से वहां पर मतदान का बूम आया है, 65% मतदान, ये बता रहा है कि आने वाले वक्त में यही ट्रेंड पूरे देश में होना चाहिए। बिहार जब अपनी जमीन से कोई संदेश देता है तो मुझे लगता है पूरे देश में वो संदेश जाता है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है वो किसी के लिए भी चुनौती बन सकता है क्या? देखिए ना राजेश जी, हमारा ये नैरेटिव बना हुआ था कि बिहार को भय मुक्त और एक सुशासन की सरकार बनानी है, और ये आज दिख रहा है। जैसे
वोट का परसेंटेज बढ़ा है, ये निश्चित रूप से भय से अलग होकर लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है। ये इस सरकार ने दिखा दिया है और ये अगले और सरकार में चुनौती होगी कि इसी तरह की वातावरण बनाए रखें। और ये जरूरी है। पिछले सरकार में जैसे 15 साल की सरकार ले लें तो आरजू जी कह रहे थे वो समय की सरकार में कभी भी ऐसा भय का माहौल का खत्मा नहीं किया गया था और रूप से कोई कर सकता था, ऐसा उनका माहौल था, उस समय का माहौल था। वो खुद बताएंगे और बिहार की जनता भी जानती है। आज बिहार की जनता जितनी सुरक्षित ढंग से मतदान का प्रयोग करती है और कर रही है और किया है भी, इसका सबूत ये 8% की बढ़ोतरी बता रही है। मैं और भी इससे बेहतर करने का प्रयास हमारी सरकार करेगी और हमारा सरकार सब क्षेत्र में काम कर रही है। हाँ, कहीं चूक हो सकती है, अब घटनाएं होते रहती है, लेकिन उन घटनाओं पे पर्दा डालना ये हमारी फितरत नहीं है। हमारी फितरत है जब भी घटनाएं होती है तुरंत उस पर कार्रवाई होती है और दोषियों को नीतीश कुमार ने कहा न हम बचाते हैं न हम उनको छुड़ाते हैं और न उन पर फंसाते हैं। तो ये विचारधारा के साथ हमारी सरकार चल रही है और न्याय व्यवस्था के साथ सरकार चलाने की दृढ़ निश्चय नीतीश कुमार ने किया है और एनडीए की सरकार के साथ मिलकर ये कर रहे हैं। आगे भी विकास का दायरा और भी तीव्र गति से होगा। ठीक है रजत साहब, आप हमारे साथ रहिए। चंद्रभूषण जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ रे चंद्रभूषण जी, एक सवाल हम आपसे करना चाह रहे थे रजक साहब के सामने भी। मुजफ्फरपुर में रिकॉर्ड 70.96 ये लगभग 71% मतदान हुआ है। इतना तो मतदान किसी भी लोकसभा क्षेत्र में अगर आप कैलकुलेशन करेंगे 2024 के चुनाव में तो किसी भी एरिया में नहीं हुआ है। आखिर क्या वजह है? एसआईआर के बाद 46 लाख वोट कट गया और उसके बाद भी इतना हैवी मतदान हुआ है। क्या आपको लगता है कि बिहार की जनता ने कुछ दूसरा मन बनाया है या आपको लगता है कि 10,000 रुपए की जो सहायता दी गई उसने बहुत बड़ा खेल कर दिया है? राय जी देखिए, हम लोग जो मुजफ्फरपुर का बात कर रहे हैं, अगर आप मुजफ्फरपुर ओवरऑल टोटल लेंगे ना, वो बहुत बड़ी आबादी वाला जिला है। मुझे जहां तक याद है तो सबसे बड़ी आबादी अगर बिहार में देखे तो वो पटना का है। मैं अगर 2011 सेंसस का बात करूं और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो उसका एस्टिमेशन है तो वो लगभग 58 लाख है, जो ओवरऑल जो टोटल आउटर प्लस इनर कैप्चर करता है। और दूसरा मुजफ्फरपुर वो लगभग 46 जी। आपकी आवाज डिस्टर्ब कर रही है, नेट की प्रॉब्लम लगातार आ रही है। अनिल जी, मैं आप ही से चीजें आप ही के सामने रख रहा हूं। आज जिस तरह से चीजें बन गई हैं, अगर अनिल जी आप सत्ता पे वापस आते हैं तो क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं देश में एक नया संदेश जाएगा? बिल्कुल, ये चीजें दिखाती हैं राजेश जी कि अब देश जो है और वो से अलग होकर बिखरेगा। ये मुजफ्फरपुर की जो संख्या बताती है, वोटिंग का परसेंटेज जो बढ़ा हुआ है वो बताती है, ये साफ साफ इंगित करती है कि अब देश विकास की ओर रफ्तार के साथ चल रही है और सारे विकास के कार्य होना है। अनिल जी, एक जो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग की भी बात को समझना चाहिए। चुनाव आयोग तो इस जो मतदान बढ़ा है उस पर तो वो बहुत खुशहाई है, लेकिन वो ये बता रहा है कि लोकतंत्र की ये बड़ी जीत है। आने वाले वक्त में एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में जिस तरह से विरोध हो रहा है, उसने कहा है नल एंड वॉइड हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, कोई विरोध करे और एसआईआर हम रोक दें। हम एसआईआर करेंगे क्योंकि बिहार की जनता ने एसआईआर पर अपनी करारी मुहर लगा दी है कि एसआईआर सही है, उसके नियम कायदे सही हैं, उसमें जो तरीका अपनाया गया वो भी सही है और जो वोट जो जिस तरह से बोगस वोट काटे गए हैं वो भी सही है। तो क्या आप मान के चलते हैं कि आने वाले वक्त में आयोग और मजबूती के साथ एसआईआर कराएगा क्या? बिल्कुल, ये होना चाहिए और जिस तरह के परिणाम दिखे हैं इससे तो चुनाव आयोग की सफलता ही मानी जाएगी और ये लोकतंत्र का एक सफल प्रयोग रहा है, जिसने पहले जितने भी बोगस वोट थे उनको सफाया कर दिया गया है और
बेहतर तरीके से और भी जो लोगों को ये हकीकत है, कुछ लोगों का नाम कटा है, लेकिन उन लोगों का नाम फिर से जोड़े जाएंगे और रिव्यू किए जाएंगे और बेहतर एक चुनाव का परिणाम इससे भी बेहतर हो, इसका प्रयास चुनाव आयोग करेगी और सत्ता दल भी करेगी। ठीक बात है। चंद्रभूषण जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। चंद्रभूषण जी, एक सवाल हम आपसे करना चाह रहे थे। आज अखिलेश यादव जी आपके बिहार में थे और आज उन्होंने बड़ी मजबूती से मंच में कहा 20 किलो की खाद की चोरी की जा रही है और भाजपा के नेता उस चोरी को कर रहे हैं। दूसरा, एक रंग का नेता बिहार में आकर हिंदू मुस्लिम कर रहा है। इस तरह का तमाम विषय उन्होंने रखा है और यह भी कहा कि सोना आदमी की रीछ से बाहर हो गया है, महंगाई इस तरह बढ़ गई है कि आम आदमी तमाम झंझावातों में उसी में उलझा हुआ है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? चंद्रभूषण जी, आ रही है? हाँ, मैं ये कह रहा हूं राजेश जी कि जब अखिलेश यादव कहते हैं ना कि कोई एक रंग का आदमी ये कह रहा है, देखिए मैं तो बीजेपी के तमाम लोग को जानता हूं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, किसी चुनाव में अगर वो हिंदू मुस्लिम नहीं करें तो उनका काम ही नहीं चलता। आप 2024 का लोकसभा चुनाव देखिए, खुलेआम खेला, माने खुला खेल फर्रुखाबादी जिसको बोलते हैं, नरेंद्र मोदी ने कभी घुसपैठिया तो कभी टोटी चोर तो कभी आके मंगलसूत्र चोरी कर लेंगे। वो घुसपैठिया किसको बोलते हैं? वो घुसपैठिया जब बोलते हैं भारत के मुसलमानों को एड्रेस कर रहे होते हैं। कहने का ये मतलब है कि जिन लोगों के पास मुद्दा नहीं होता ना, वो टोटल कम्युनल एजेंडे पे ही अपना चुनाव लड़ते हैं। और एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया इस बात से मुझे बहुत गहरी तकलीफ होती है कि भारत का प्रधानमंत्री मंच से इस तरह का बातें करता है। आपने अभी सोना का बात कहा, मैं आपको आरबीआई का एक रिपोर्ट बता दूं जो कि न्यूज 18 ने छापा है। 60,000 करोड़ रुपया आरबीआई को खर्च करना पड़ा है वो डॉलर खरीदने के लिए, ताकि जो है मार्केट में जो है इंडिया का इंडियन रूपी बैलेंस हो सके। लगभग 89 रुपए पहुंच गया है एक डॉलर। 60,000 करोड़ रुपए भारतीय आरबीआई को खर्चने पड़े हैं ताकि जो है डॉलर के मुकाबले रुपया और नहीं गिरे। ये आदमी नरेंद्र मोदी जब अपने प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, लंबा चौड़ा भाषण देते थे कि डॉलर गिर रहा है तो सरकार का इज्जत गिर रहा है। आज इनके सामने सारा कुछ हो गया। जो डोनाल्ड ट्रंप ने इनको ये सब कुछ कह दिया, खुलेआम 50 बार से अधिक कह दिया कि मैंने ही जंग रुकवाया है। आज डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कहा है कि नरेंद्र मोदी ने इनको इन्वाइट किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल समझते हैं ये चीज कि इस आदमी को हम डरा सकते हैं, इस आदमी को हम धमका भी सकते हैं। ये आदमी सिर्फ अपने से कमजोर आदमी के ही सामने कुछ करेगा, जो इनसे ज्यादा ताकतवर है उसके सामने ही जो है बिल्कुल सरेंडर कर जाता है। देखिए, जब मैं नरेंद्र मोदी की बात करता हूं, मैं भारत के प्राइम मिनिस्टर की बात करता हूं, उनका इज्जत हमारा भी इज्जत है। हमको इंडिविजुअल नरेंद्र मोदी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बात है जब भारत का प्राइम मिनिस्टर के बारे में इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का, आप देखिए आखिर क्या बात है। हम लोग ठीक है बिहार के चुनाव पे बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार का ही सिवान का लड़का, बिहार का ही मुजफ्फरपुर का लड़का अमेरिका में जो है H1B वीजा लेकर वहां पर नौकरी करने जाता था। उस H1B वीजा का रिन्यूअल रेट कितना कर दिया है? $1,00,000, 88 लाख रुपया होता है हिंदुस्तानी रुपए में। कहने का मतलब है उन्हीं के रहते पूरा बांग्लादेश के साथ रिलेशन खराब हो गया। जो कांग्रेस के टाइम में भारत जो है पाकिस्तान को लगभग $1 बिलियन का सामान बेच देता, 8800 करोड़ का। ये बताइए राजेश जी, जब भारत पाकिस्तान को 8800 करोड़ का सामान बेचता है, प्रॉफिट किसको होता है? जो भारत के मैन्युफैक्चरर है उन्हीं को ना, जो भारत के कपड़ा बनाते थे उन्हीं को ना। आप नया चीज क्रिएट नहीं कर रहे हैं, आप नया मार्केट क्रिएट नहीं कर रहे हैं। जो भारत का मार्केट है वो वियतनाम ले जा रहा है, मैक्सिको ले जा रहा है, चाइना पहले ही से सब कुछ खा गया। पूरे वर्ल्ड में अगर आप पूरे हिंदुस्तान का बात करें तो भारत का एक्सपोर्ट जो है 1% से भी कम है। आप कर क्या रहे हैं भाई? आपकी आबादी पूरे दुनिया में 18% है। आप जो है वर्ल्ड लेवल की इकोनॉमी पे काम नहीं करें। कहने का मतलब मैं तो बिहार के तमाम जनता जो कि अभी सेकंड फेज ऑफ वोटिंग उनसे कहना चाहता हूं कि जात पात का बात छोड़िए, धर्म का बात छोड़िए। एक ऐसा, क्योंकि अगर हमने इनको बिहार में हरा दिया, फिर एक एक करके हम सारे राज्य में इनको देश में हरा देंगे और इनके दिल्ली की सत्ता हर हाल में हम, ये ऐसे भी 2 बैसाखी पे चल रहे हैं, लेकिन 2029 में इनको आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है। मैं आता हूं चंद्रभूषण जी फाइनल कमेंट के लिए। अनिल जी,
थोड़ा सा मैं डिबेट को क्लोज भी करूंगा। आपको क्या लगता है जो सेकंड फेज का चुनाव 11 तारीख को है वो आपके लिए बहुत कठिन विषय है क्या? क्योंकि सीमांचल में इस बार चुनाव हो रहा है और वहां ज्यादातर सीटों में सीमांचल में होगा, और वो ये जो सेकंड फेज का इलेक्शन है उसमें आप काफी सीटों पर हारे हुए हैं, आपकी जो सीटें हैं वहां कम है। क्या आपको लगता है सुधार करेंगे या थोड़ा आपको भी मुश्किल है खासकर सीमांचल में? देखिए ना राजेश जी, हमारे लिए सीमांचल हो या पूरा बिहार हो, हमारे लिए कहीं भी समस्या का वो नहीं है। हमने काम किया है और दिखाया है हमारे पूरे क्षेत्र में। जैसा कि अभी ने के समय में फर्स्ट फेज में 8% की वोट आधी आबादी की बढ़ी है। हमारे विचार करते हैं और हमारे अनुभव करते हैं कि पूरे बिहार में और खासकर सीमांचल में नीतीश कुमार जी का भी पकड़ है, तो हमें वहां कहीं भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। और नीतीश कुमार जी का किया हुआ काम पूरे बिहार में आसानी से जीत दिलवाएगी और सभी सीटों पर बढ़त बनाएगी। ये हमारी अनुभव है राजेश जी, इसलिए कोई भी समस्या है नहीं हमारी। अनिल जी, क्या आपके मतलब गठबंधन में क्या इस तरह के एनडीए में क्या किस तरह की मंत्रणा हो रही है? आप कहां तक जा रहे हैं? अगर आप एसेस करेंगे 121 सीटों में आपके पास 59 सीटें थी और महागठबंधन के पास 61 सीटें थी। इस बार वो आप ज्यादा जा रहे हैं या महागठबंधन ज्यादा जा रहा है, ये तो 14 तारीख को ही तय होगा, लेकिन आपका क्या अनुमान है कि कल फायदा हुआ या नुकसान हुआ? देखिए, हमारा ये कहना है कि इस बार सरकार जो भी बनेगी, लेकिन 2025 में 225 से पार होगी, ये निश्चित है। और ऊपर और चली जाए, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट हो जाएगी। ठीक बात। अगला कौन क्या करता है उससे हमें मतलब नहीं है। और हमारी पूरी गठबंधन, पांचों गठबंधन मिलकर एक बेहतर सरकार बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ठीक बात है। चंद्रभूषण जी, आपको क्या लग रहा है, आपका कांग्रेस का थिंक टैंक या कांग्रेस का सर्वे क्या कह रहा है कि फर्स्ट फेज के इलेक्शन में आप कहां तक गए? मुझे लगता है नेट की प्रॉब्लम है। अनिल जी, आपने तो एक अपना एक अनुमान लगा ही दिया है और आपके एनडीए का जो अनुमान है वो एक आपने दे दिया है, लेकिन हम लोगों को जो एक जानकारी है कि 160 के आसपास एनडीए पहुंच सकता है। बहरहाल, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में पहले चरण के मतदान ने सबके माथे पर बल डाल दिए हैं। अंडर करंट सत्ता के विरोध में है या पक्ष में, कोई नहीं जानता है, पर मतदाताओं का रुख और फैसला बड़ा संदेश जरूर देगा। अब अगले हफ्ते एजेंडा में मुलाकात होगी। शुक्रिया।